मंजीत एक गरीब लड़का था। गांव के बाहर उसकी एक छोटी सी पान की दुकान थी। अभी कुछ ही दिन पहले उसकी नई नवेली दुल्हन रूपा उसे खरी खोटी सुना रही थी। मायके में तो गरीब थी ही, सोचा था ससुराल में जाकर राज करूंगी, लेकिन यहाँ तो लगता है वहाँ से भी ज्यादा गरीबी के दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे अच्छा तो मेरी शादी कालू नाई से ही हो जाती, तो वो भी मुझे पलकों पर बिठा कर रखता। हाँ अरे हाँ, कालू नाई ना हुआ कोई राजकुमार हो गया। अरे अब इसमें मेरी क्या गलती है? ये बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ना जाने कौन सी दुश्मनी निकाल रही है मुझ गरीब से। और एक तुम हो जो सुबह से खरी खोटी सुनाई जा रही हो। गाल तो देखो, गुस्से में टमाटर की तरह लाल हो गए। टमाटर की तो बात ही ना करो, जानते हो ना कितने महंगे हो गए हैं। मैं तो टमाटर की चटनी के लिए भी तरस गई हूँ, और तुम्हारा काम देखकर तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे लोगों ने पान ही खाना छोड़ दिया है। अरे पगली, लोग इस मौसम में पकौड़े खाते हैं, पान नहीं। तो पकौड़े ही बेच लो, कुछ तो करो। क्या पकौड़े बेच लूं? लेकिन ये तो बताओ, पकौड़े बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगी पकौड़े और तुम बेचोगे। अब तो बस थोड़ा बारिश रुकने का इंतजार था। जैसे ही बारिश रुकी, मंजीत पकौड़े बनाने का सामान ले आया और दोनों पकौड़े बनाने की तैयारी में जुट गए। लो, हो गया सामान तैयार, अभी मैं पकौड़े तल देती हूँ, तब तक आप बाहर मेज बिछा लीजिए। कुछ लोगों को बताइए तो सही कि हम लोग पकौड़े बनाकर बेचने वाले हैं। अरे हाँ, ये भी ठीक कहा तुमने। मैं बाहर सबको बुलाकर बताता हूँ। ओ बिरजू भैया, चमेली काकी, हरिया काका, अरे जरा इधर आओ। आज से पकौड़े बेचने का काम शुरू किया है। अरे जरा शुरुआत तो करो। अंदर से रूपा टोकरी भरकर पकौड़े ले आई। बिरजू बोला, अरे वाह, ये भी अच्छा हुआ कि तुम गांव में ही पकोड़े बेचने लगे। अब पकोड़े बनाने के लिए घरवाली की खुशामद तो नहीं करनी पड़ेगी। चमेली काकी ने कहा, अरे वाह, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, मुंह में पानी आ गया। अब एक प्लेट दे ही दो। काकी 20 रुपए की प्लेट है। कोई नहीं, तुम दो तो सही, हमें भी मालूम है कि बेसन और तेल बहुत महंगे हो गए हैं। मंजीत के सारे पकौड़े बिक गए। गांव वालों ने जमकर तारीफ की। रूपा और मंजीत बहुत खुश हुए। उन्हें तो उम्मीद ही नहीं थी कि पहले ही दिन उनके इतने सारे पकौड़े बिक जाएंगे। शाम को कुछ लोग पहले से बोल गए, भाई सुनो मंजीत, आज तो हमें पकौड़े मिले नहीं, लेकिन कल जरूर मिलने चाहिए। जरा हम भी तो देखें, ऐसा क्या है तुम्हारे पकौड़ों में जो पूरे गांव में तारीफ हो रही है। रूपा, मुझे तो कल की चिंता होने लगी है। कल बहुत सारे पकौड़े बनाने होंगे। आप चिंता मत करो, मैं सुबह जल्दी उठकर बना लूंगी। सुबह जब मंजीत की आंख खुली, तब तक रूपा बहुत सारे पकौड़े तल चुकी थी। मंजीत खुश होकर बोला, रूपा, अगर तुम यूं ही मेरा साथ देती रही तो देखना, एक न एक दिन सफलता हमारे कदम जरूर चूमेगी। कई महीने गुजर गए। कुछ दिन तो गांव में पकौड़े खूब बिके, लेकिन धीरे धीरे अब ग्राहकों की संख्या कम होने लगी। लगता है अब ये काम गांव में ज्यादा नहीं चल पाएगा। मैं तो कहती हूँ कि आप गांव से बाहर पकौड़े बेच आया करो। हाँ, ये बात तो मैं भी सोच रहा हूँ। क्यों ना एक ठेला ही ले लूं। मंजीत अब पकौड़े ठेले पर बेचने लगा। मंजीत पकौड़े वाले का दूर दूर तक नाम होने लगा। उसके आने से पहले ही लोग उसके इंतजार में खड़े रहते थे। मंजीत के ठेले से कुछ दूरी पर ही सोनू शिकंजी बेचा करता था। वह मंजीत के पकौड़ों की बिक्री देखकर उससे बहुत जलने लगा। एक दिन सोनू सोचने लगा, मुझे कुछ करना चाहिए जिससे इसका ठेला यहाँ से हट जाए। इसके यहाँ रहने से मेरी शिकंजी की बिक्री कम हो गई है। इसे भगाने की कोई तरकीब निकालनी पड़ेगी। सोनू ने आवाज दी, अरे मंजीत भाई, एक गिलास शिकंजी भी पी लिया करो, सारी थकान दूर हो जाएगी। लेकिन बदले में एक प्लेट पकौड़े भी देने पड़ेंगे। अरे हाँ, क्यों नहीं, मैं भी देता हूँ। सोनू ने उसे शिकंजी दी और मंजीत ने उसे पकौड़े दे दिए। शिकंजी पीते ही उसे नींद आने लगी। वैसे भी अभी ग्राहक नहीं थे, इसलिए वह चादर बिछाकर वहीं लेट गया और उसे गहरी नींद आ गई। अरे वाह,
शिकंजी में मेरी मिलाई नींद की गोली असर कर गई। अब मैं जल्दी से ये पकौड़े घर ले जाता हूँ। बच्चे पकौड़े खाकर बहुत खुश होंगे। 1 घंटे बाद मंजीत की आंख खुली। उसने देखा कि ठेले पर सिर्फ 2-4 पकौड़े ही रखे हैं। उसने सोनू को आवाज देकर पूछा, अरे भाई, क्या ठेले पर कोई आया था क्या? अब पकौड़े बहुत कम हो गए हैं। बड़ी गहरी नींद में सोते हो यार। मैं तो घर खाना खाने चला गया था, मुझे कैसे पता होगा? मंजीत को लगा कि क्या पता उसके सोने के बाद कोई पकौड़ों को उठाकर ले गया हो। वह सोनू से बोला, वैसे शिकंजी बहुत अच्छी थी, पीने के बाद बहुत सुकून मिला। सोनू रोज उसे शिकंजी में नींद की गोली डालकर दे देता और मंजीत के सोने के बाद वह उसके सारे पकौड़े अपने घर लेकर चला जाता। मंजीत बहुत परेशान था। वह सोचने लगा, ये हो क्या रहा है? आजकल मुझे इतनी नींद क्यों आती है और सारे पकौड़े खत्म कैसे हो जाते हैं? हमेशा आलस में रहना अच्छी बात नहीं है। जरा चौकस रहा कीजिए। मैं रोज इतनी मेहनत से पकौड़े बनाती हूँ और आपके सारे पकौड़े चोरी हो जाते हैं। ऐसे क्या आसपास वालों को भी कुछ पता नहीं चलता क्या? किसे पता होगा? पास में सिर्फ एक शिकंजी वाला है, वो भी मेरे सोते ही अपने घर खाना खाने चला जाता है। सुनो, तुम बाहर कुछ खाते पीते तो नहीं? हाँ, दोपहर में 1 गिलास शिकंजी जरूर पीता हूँ। क्या? अच्छा, ये सब खेल शिकंजी का तो नहीं? अरे नहीं, बदले में वो 1 प्लेट पकौड़े भी लेता है। तब तक बहुत पकौड़े होते हैं, लेकिन सोने के बाद सब खत्म। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं सब समझ गई। कल जो पकौड़े बनाऊंगी ना, वो बेचना मत और शिकंजी भी मत पीना। बाकी मैं सब देख लूंगी। अगले दिन सोनू ने पूछा, अरे भाई मंजीत, आज पकौड़े नहीं बेचे? नहीं भाई, आज मन कुछ ठीक नहीं है। नींद आ रही है, कुछ समय सो जाता हूँ, उसके बाद बेचूंगा। मंजीत सोने का नाटक करके लेट गया। सोनू उसे सोते हुए देख सारे पकौड़े टोकरी में भरकर चलता बना। उसने अपनी पत्नी को पकौड़े देते हुए कहा, आज तो वो जल्दी सो गया, इसलिए मैं सारे पकौड़े उठा लाया। चलो बैठकर खाते। पकौड़े खाते ही सोनू और उसके परिवार को तुरंत ही बुरी तरह दस्त लग गए। सोनू घबराकर बोला, हे भगवान, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। आज तो भगवान ही बचाए। शौचालय से आते ही दोबारा जाना पड़ रहा है। आज जब से पकौड़े खाए हैं बुरी हालत हो गई है। पता नहीं कल मुहे ने आज कैसे पकौड़े बनाए थे। चलो तो जरा मेरे साथ, अभी उसे जाकर सुनाता हूँ। सोनू और उसकी पत्नी बच्चों समेत मंजीत के पास पहुंच गए। आज रूपा भी मंजीत के साथ ठेले पर ही खड़ी थी। मंजीत ने पूछा, अरे भाई सोनू, ये क्या हाल बना रखा है? और आज शिकंजी भी नहीं बेच रहे? आज तुम्हारे पति ने पकौड़ों में क्या मिला दिया है? जब से खाए हैं जान निकली जा रही है। लेकिन तुमने तो पकौड़े खरीदे ही नहीं, फिर कहाँ से खा लिए हमारे पकौड़े? मुझे माफ़ कर देना। मैं रोज़ तुम्हारे पकौड़े चुराकर अपने बच्चों को खिला देता था, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ और आज जान पर बन रही है। देखो, मैंने पकड़ लिया ना चोर। मैंने सच्चाई जानने के लिए आज के पकौड़ों में जमाल घोटा मिला दिया था। अब आया ना मजा चोरी के पकौड़े खाने में। सोनू और उसकी पत्नी उनसे माफी मांगने लगे। चलो, हमने माफ किया और आगे से कभी पकौड़े खाने हो तो हमारी दुकान पर आ जाना। हम लोग अब पकौड़े की दुकान शहर में खोल रहे हैं। कुछ दिनों बाद ठेले पर पकौड़े बेचने वाले ने शहर में दुकान खोल ली और अब सोनू और उसकी पत्नी भी उसी दुकान पर काम करते थे। शीला बहुत ही लालची सास थी। 2 बहुएं थीं, लेकिन वह बहुओं को नौकरानी बनाकर रखती। खुद तो वह रेशमी बनारसी साड़ियों में सजी रहती और बहुएं बेचारी गरीबों से दिखाई पड़ती। दीपा बहू, जरा आज मालपुए बना दो, मीठा खाने का मन कर रहा है। माँ जी, आप जानती हैं ना कि देवर जी का काम छूट गया है और अकेले प्रभात की कमाई में गुजारा हो रहा है। आप तो बुजुर्ग हैं, थोड़ा जबान पर काबू रख सकती हैं। घर में बच्चे भी तो हैं। बहू, कम बोलो, बुजुर्ग होगी तुम्हारी माँ। आई बड़ी मुझे बुजुर्ग कहने वाली। देखो, मेरे बाल तुमसे ज्यादा काले ना हो तो बताओ। एक दिन शीला बाजार जा रही थी
तो रास्ते में एक जादूगर जादू दिखाता हुआ मिला। आइए आइए, देखिए मैं किस तरह अपना रूप बदलता हूँ। देखिए मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ। ये तो बड़े काम का जादूगर है। अगर मैं इससे रूप बदलने का हुनर सीख लूं तो मजा आ जाए। जादूगर, क्या ये रूप बदलना मुझे भी सिखा सकते हो? क्यों नहीं ताई, ये अपने गले का हार दे दो तो तुम्हें ये गुण सिखा दूंगा। मेरी बात सुनो, ताई होगी तुम्हारी अम्मा। कुछ तो शर्म करो, तुम्हारी छोटी बहन सी लगती हूँ। और पकड़ो हाथ, मुझे सिखाओ कि रूप कैसे बदलते हैं। जादूगर ने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, अच्छा ठीक है, अब 2 बार ताली बजाओ और बोलो किस रूप में आना चाहती हो। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, जिस दिन तुमने लाल रंग का कपड़ा पहन लिया ना, उस दिन तुम्हारा जादू खत्म। बस इतनी सी बात, मैं अभी से लाल रंग का त्याग करती हूँ। वह ताली बजाकर बोली, मुझे एक लड़का बना दो। वह तुरंत एक लड़का बन गई। शीला बहुत खुश हुई। अब तो वह मन चाहा रूप बदल सकती थी। वह घर गई, सोचा कि किसका रूप बदलूं कि बहुओं को चकमा दे सकूं। छोटी बहू राखी की माँ बनकर जाती हूँ, कुछ तो खातिरदारी होगी। शीला छोटी बहू की माँ बनकर घर आ गई। राखी, कहाँ है बेटी? देख, तेरी माँ आई है। राखी ने कहा, माँ, आज कैसे बेटी की याद आ गई? तुम आ रही हो, कम से कम फोन करके ही बता देती, मैं कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करती। तेरी बहुत याद आ रही थी, रहा नहीं गया सो आ गई। राखी, मैं माँ के लिए हलवा बना देती हूँ, तब तक तुम दोनों बातें करो। शीला सोचने लगी, अरे वाह, माँ के लिए हलवा और सास के लिए घर में तंगी चल रही है। अरे रहने दे बेटी, हलवा खाकर तो मन ऊब गया है। क्या बनाऊं माँ, आप ही बता दो। मालपुए बना लो, वैसे भी तुम्हारी भाभी को बनाने नहीं आते। दीपा और राखी एक दूसरे का मुंह देखने लगी और सोचने लगी, कहीं माँ जी आ गई तो कहेंगी कि मेरे लिए नहीं बनाए और अपनी माँ के लिए बना रही हो। तुम्हारी सास नहीं दिखाई दे रही, कहीं गई है क्या? वो घर में टिकती ही कहाँ है, शॉपिंग गई है। अपनी सास के लिए ऐसे नहीं बोलते बेटी, अभी उनकी उम्र ही क्या है, तुम्हारी जेठानी सी लगती है। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, मेकअप करने से उम्र नहीं छुपती माँ। दादी बन चुकी हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा आप उनकी तारीफ क्यों कर रही हैं। माँ, ये लो मालपुए और पेट भर के खाओ, मैं थोड़े से डिब्बे में भी रख देती हूँ, ले जाना। शीला सोचने लगी, मेरे बेटे की सारी कमाई इसी तरह इनके मायके जाती होगी और सास के लिए बजट खराब। हाँ, अच्छा चलती हूँ बेटी, तुम्हारी सास तो आई नहीं। माँ, आई हो तो रुक जाओ, अभी तो आप माँ जी से भी नहीं मिली। अभी जाती हूँ, फिर कभी आऊंगी। दीदी, आपने मेरी माँ के लिए मालपुए बनाए, अगर ये बात माँ जी को पता चल गई तो घर में तांडव मचा देंगी। कुछ पता नहीं चलेगा, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए हैं और बचे हुए उन्हें पैक कर दिए। शीला अब रोज तो किसी की माँ बनकर आ नहीं सकती थी। अब वह बाजार में सबको धोखा देने लगी। साड़ी वाले की बीवी बनकर जाती हूँ, 1-2 सुंदर सी साड़ियाँ ही ले आऊंगी। मीना, तुम दुकान पर क्यों आई हो? वो 1-2 साड़ियाँ चाहिए थी, कितने दिनों से आपने मुझे एक भी साड़ी नहीं दी। ये दुकान हमारी है मीना, तुम्हें जितनी साड़ी चाहिए ले जाओ। शीला जल्दी जल्दी कई सुंदर साड़ियां इकट्ठी करके ले गई। अब शाम को साड़ी वाला जब घर पहुंचा तो अपनी बीवी से पूछा, तुमने नई साड़ी क्यों नहीं पहनी? तो मीना ने कहा, लेकिन मैंने नई साड़ी कब ली? सुबह तो तुम 4-5 साड़ी लाई थी। नहीं जी, भला आज तक मैं कभी दुकान पर गई हूँ जो अब जाऊंगी? फिर क्या था, साड़ी वाले ने झूठ बोलने के लिए अपनी बीवी की जमकर धुनाई करी। शीला ने रोज नई साड़ी पहनी। बहुओं को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। माँ जी के पास इतनी महंगी साड़ी कहाँ से आई? इसी तरह शीला रूप बदलकर कहीं से गहने, कहीं से कपड़े, कहीं से मिठाई ले आती। राखी, जरूर कुछ ना कुछ लोचा है। माँ जी के पास इतने पैसे नहीं हैं, फिर माँ जी ये सब कहाँ से लाती है? पता करना पड़ेगा। लेकिन कैसे दीदी? दीदी, कई दिनों से कुछ कहना चाह रही हूँ, डर भी लग रहा है।
बोलो राखी, मुझसे कैसा डर? वो उस दिन मेरी माँ आई थी ना, मैंने माँ से फोन करके पूछा कि आराम से पहुंच गई, तो वो बोली कि वो तो नौ देवी यात्रा पर गई है और 10 दिन बाद वापस आएंगी। वो तो हमारे घर आई ही नहीं दीदी। वो कहीं भूत तो नहीं था? मैं तो उसी दिन से डरी हुई हूँ। बात तो बहुत सोचने वाली है राखी। पहले चलो माँ जी का पीछा करते हैं कि वो आजकल कर क्या रही हैं। दीपा और राखी शीला के पीछे चल दी। उन्होंने देखा कि एकांत में जाकर शीला ने 2 बार ताली बजाई और बोली, आज मुझे दीपा की माँ बना दो, लेकिन लाल साड़ी में नहीं, वरना मेरा जादू खत्म हो जाएगा। तुरंत ही वह दीपा की माँ बन गई। दीपा और राखी समझ चुकी थी कि ये सब उनकी सास कर रही है। चलो राखी, आज माँ जी के लिए जमाल घोटा मिलाकर मालपुए बनाते हैं। उनका खेल खत्म करना होगा, वरना वो पूरे शहर को लूट लेंगी। शीला आज दीपा की माँ बनकर आ गई। दीपा ने अपनी माँ बनी सास को जमाल घोटा वाले मालपुए खिलाए। फिर क्या था, पेट में गुड़गुड़ शुरू और हर 1 मिनट में वह शौच के लिए भागी। अरे दीपा बेटी, आज तूने कैसे मालपुए खिलाए हैं, पेट में पानी हो गया। अब शीला शौचालय के कभी अंदर तो कभी बाहर। दीदी, आज माँ जी नहीं आई? गई होगी बुढ़िया सैर सपाटा करने। अपनी बुराई सुनकर उसका धीरज छूटने लगा। शीला ने कहा, अच्छा दीपा, अब मैं चलती हूँ। अरे माँ, ऐसी हालत में कैसे जाओगी? जब तक ठीक ना हो जाओगी तब तक तुम्हें बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। दीपा और राखी शीला को पकड़कर कमरे में ले गईं और उसकी लाल साड़ी देते हुए बोली, लो माँ, ये माँ जी की साड़ी है, ये बदलकर आराम से लेट जाओ। लाल साड़ी? नहीं नहीं, मैं ये नहीं पहन सकती। क्या हुआ माँ? ये मेरी सास की इम्पोर्टेड साड़ी है, ऐसी साड़ी तो तुमने देखी भी नहीं होगी। राखी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, जरा कपड़े बदलने में मदद करो। दोनों ने जबरदस्ती शीला को लाल साड़ी पहना दी और फिर जादू खत्म। शीला फिर से शीला बन गई और गुस्से में बोली, कमबख्तो, तुमने मेरा सारा जादू खत्म कर दिया। माँ जी, ये जरूरी था। आप रूप बदलकर दुनिया को ठग रही थी। हमें सारी सच्चाई का पता चल गया। अब हम पुलिस को बुलाते हैं। हाँ। शीला उनका मुंह देखती रह गई। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। वह बोली, बेटी, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधी हो गई थी। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी और सबका सामान वापस लौटा दूंगी। हाँ। दोनों बहुएं बोली, सच कह रही हूँ माँ जी। सच कह रही हूँ। तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया है, आगे ऐसी गलती नहीं होगी। दीपा और राखी शीला के पास आकर बोली, माँ जी, आप हमारी माँ समान हैं। हमने आपके साथ गलत किया, ये गलत था, लेकिन आपको इस लालच से निकालना जरूरी था। हमें भी माफ कर दो। और फिर सास बहू मिलकर प्यार से रहने लगी।